खबरें हैं आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे बाजार से, जहां पर आज रौनक वाला सोमवार रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बढ़त बनाने में कामयाब रहे। आज रियल्टी, मेटल, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। बाजार का पूरा डिटेल लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, आज बाजार में एक अच्छी तेजी थी, क्या कारण थे और कैसे आगे बढ़ा बाजार? क्लियरली आज अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,500 के आसपास रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर छोड़ के सभी सेक्टर्स आपको हरे निशान में दिखाई पड़ेंगे। खास करके रियल एस्टेट, मेटल और बैंकिंग शेयरों में आपको खरीदारी दिखी। इसके अलावा बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी जैसे शेयरों ने बाजार को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने में मदद की। इनफैक्ट हम लोग ऑल टाइम हाई से केवल 1.5% ही दूर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लीडरशिप रही इन स्टॉक्स की तो फिर से एक बार आपको नए हाइज भी दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी में। और जहां तक कि ओएनजीसी का सवाल है, ये टॉप लूजर था निफ्टी का, क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े कमजोर आए, जिसके बाद स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई पड़ी। जी यतिन, तो तेजी का दिन था, तो कौन से सेक्टर चमकते हुए नजर आए? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्लियरली ऑटो शेयर्स का दबदबा था। खास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक इंट्राडे में 5% तक ऊपर चला गया। अच्छे नतीजे और नतीजों के बाद अच्छी कमेंट्री के बाद यहाँ आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा 2-2.5% की तेजी आपने टाइटन, टाटा स्टील और एसबीआई लाइफ जैसे शेयर्स में देखी। लूजिंग साइड पे ओएनजीसी की हमने बात की कि कैसे नतीजे थोड़े बहुत कमजोर थे, जिसके कारण स्टॉक में 3% की मंदी थी। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, दीवीज लैब, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर पड़ी। मिड कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी थी, खास करके आइनॉक्स विंड रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 15% ऊपर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ हिस्सा बढ़ाने जा रही है, जिसके अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में 8% की तेजी। इंजीनियर्स इंडिया और बीएचईएल जैसे सरकारी कंपनीज में भी 5% की तेजी देखी गई। मिड कैप लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये स्टॉक 10% नीचे चला गया। सिटी यूनियन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये टॉप एफएनओ के लूजर्स रहे। और अनुपम रसायन थोड़े बहुत कमजोर नतीजों के बाद यहां भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। जी, बहुत शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। तो आज बाजार में अच्छी तेजी रही, अच्छी तेजी का सोमवार था और आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, इन लोगों ने इस तेजी को लीड किया। और ख़ास तौर पे हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया। तो बाजार के लिए एक अच्छी शुरुआत हफ्ते की। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बैंकों के बाद आज रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के बोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने निजी और सरकारी बैंकों को एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर खास फोकस करने की सलाह दी है। आरबीआई गवर्नर ने 10 मुद्दों पर बैंकों की तरफ से खास फोकस की जरूरत बताई है। आरबीआई गवर्नर ने और क्या क्या बातें कही है, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, एक गंभीर चिंतन आरबीआई की तरफ से, जहां वो कह रहे हैं कि अमेरिकी बैंक संकट को देखिए और उससे कुछ सीखिए। क्या इसके बाद बैंक से यहां से अप्रोच लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये चिंतन के पीछे वजह ये नहीं है कि बैंकों की हालत कहीं खराब है, कहीं कोई दिक्कत है। दरअसल एनपीए के आंकड़े हो या दूसरे आंकड़े हो, दूसरे मापदंड वहां पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जब स्थिति बहुत अच्छी होती है तो लोग कई बार जोखिम को भूल जाते हैं और रिस्क लेना काफी ज्यादा शुरू करते हैं। इसलिए बैंकों को 10 अलग अलग चैप्टर पे हिदायतें दी, 10 अलग अलग मुद्दों पर हिदायतें दी। सबसे बड़ा मुद्दा जो अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में जो संकट हुए थे, उस संकट से सबक सीखते हुए कहा कि आपको निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा अपने जोखिम की समीक्षा करती रहनी है। खास तौर से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर खास फोकस आपको करना है। यानी जिन लोगों के आपने पैसे लिए हैं उनको आपको रिटर्न भी करना है और ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में किसी खराब एसेट को अपने ऊपर जिम्मेदारी ना बना लें। इसीलिए किसी को कर्ज दे रहे हो, कोई एसेट को लायबिलिटी के तौर पर ले रहे हो, तो इस पर आप पूरी तरह समीक्षा करिए और तभी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को आप दुरुस्त कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैंकों में काफी लिक्विडिटी का संकट हो सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो निकल कर सामने आया वो ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बड़े सख्त शब्दों में कहा कि पिछले दिनों कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारने के लिए कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन इन गाइडलाइंस की जारी करने के बावजूद कई बैंकों में यह देखने को मिला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अभी भी खामी है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। एक और मुद्दा जो काफी महत्वपूर्ण होता है, जो मुझे लगता है सभी कंपनियों में होता है लेकिन बैंकों में इसको लेकर गवर्नर ने उठाया, वो ये कि बैंक बोर्ड की जब बैठकें होती हैं तो वहां पे सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर वो काफी ज्यादा हावी होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, उनकी बात बहुत ज्यादा नहीं सुनी जाती। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सीईओ का दबदबा रहे और डायरेक्टर सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। एक और महत्वपूर्ण बात वहां पे कि जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी या दूसरे रेगुलेशन, उस पर आपको काफी ज्यादा मुस्तैदी दिखानी होगी। इस तरह से अलग अलग 10 मुद्दों पर बैंकों को हिदायत दी गई रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से। जी,
लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो जैसा लक्ष्मण बता रहे हैं कि बैंकों की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक चाहता है कि आप जो हैं थोड़े अटेंटिव रहें, कोई जोखिम इस तरीके का ना लें जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट को देश में आमंत्रित करे। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा आरबीआई ने एक बाकायदा स्ट्रेस टेस्ट लिया था भारतीय बैंकों का, जिसमें सभी बैंक पास होने में कामयाब रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 साल सरकार के, बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी के कार्यकाल को प्रगति और विकास से भरपूर बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में टैक्स पेयर्स का एक एक पैसा गरीबों के उत्थान पर खर्च हुआ है। कोरोना काल में दी गई वैक्सीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। For the first time in the country, the poor have got security as well as dignity. Those who were made to realize for decades that they are a burden on the development of the country, today they are speeding up development of the country. Every paisa of what is earned through tax money is being spent properly for serving the poor. The vaccine is a classic example. कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस का फोकस राजस्थान पर आ गया है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिशें तेज हो गई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मिल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को खत्म करने के लिए खड़गे दोनों नेताओं से अलग अलग मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि खड़गे से मुलाकात करने से पहले अशोक गहलोत से एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साध दिया है। पूरी जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे कि मुझे मिल जाए या हाईकमांड उनको ऑफर करेगा आप कौन सा पद दोगे। ऐसा रिवाज कांग्रेस मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। जितने आपकी मीडिया वाले जो प्रचार करते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं या लोग बनवाते रहते होंगे, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाईकमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। तो अशोक गहलोत अपनी बात कहते हुए कि कांग्रेस में ऐसी कोई परंपरा नहीं कि पद ऑफर किए जाएं। चलिए इस खबर पर थोड़ा और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। तो पल्लवी, कर्नाटक की सफलता जरूर कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है कांग्रेस का, लेकिन अब लगभग वैसी स्थिति राजस्थान में जहां एक तरफ पायलट है और दूसरी तरफ गहलोत, तो घमासान तो होगा। क्या इस पर मंथन चल रहा है? दिक्कत इस बात की है कि अब चुनाव होने में बस चंद महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अक्सर आलाकमान ने ये कहा है और ये आदेश भी दिया था कि दोनों के बीच में कोई बातचीत होनी बहुत जरूरी है और कोई औपचारिक रूप से या पब्लिकली कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ ना दे। लेकिन आप लोगों ने सबने देखा होगा कि ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बारे में कहा कि उनको दिवालियापन हो चुका है। जहां तक पायलट का मानना है, उनका ये भी जवाब था कि लगता है कि उनके नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया है। इस बीच 31 तारीख को सचिन पायलट का जो एक डेडलाइन था कि तब तक इन्वेस्टिगेशन की या जांच का आदेश दे देना चाहिए, वो खत्म होने वाला है और इसलिए ये दबाव है कांग्रेस अध्यक्ष पर कि जल्द से जल्द वो एक फैसला ले कि दोनों के बीच की दूरियां कैसे कम की जाए। और क्या है फॉर्मूला? एक फॉर्मूला ये भी है कि एक बार फिर से सचिन पायलट को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। जहां तक हम राज्य की बात करें, इसका मतलब यह हुआ कि उनका कद और पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि चुनावी मौसम में कौन टिकट किसको मिलता है ये फैसला राज्य के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन इसी बीच में अशोक गहलोत ने यह कह डाला कि ऐसा कोई प्रेशर के बीच में हम नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि चुनावी माहौल में कि ये अध्यक्ष के हाथ में रहता है कि टिकट किसको दिया जाए और जो टिकट देने वाला है उसके हाथ में बहुत ही ताकत या पावर होता है। जी पल्लवी, शुक्रिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि राजस्थान में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से संतुलन बैठाती है गहलोत और पायलट के बीच में। लेकिन इस पर मंथन आज हो रहा है दिल्ली में खड़गे साहब के घर पर। इधर मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा जारी है। कल एक बार फिर से इम्फाल से लगे
सैरो और सुगनू इलाके में हिंसक झड़पें हुई। इनमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। 26 दिनों से जारी हिंसा के बीच पुलिस ने 40 लोगों का एनकाउंटर किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन एनकाउंटर की पुष्टि की और कहा है कि मारे गए लोगों को मिलिटेंट बताया है। हालात बिगड़ते देख अब खुद गृह मंत्री अमित शाह आज शाम मणिपुर पहुंच रहे हैं। वो 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे। वो राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और कुकी मैती समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दोषियों को तेजी से ढूंढा जा रहा है। No, just mass combing operations along with the helicopter surveillance has started, and we are trying to find out the culprits, those militants who are attacking the civilians. जल्दी आपको नंबर के साथ साथ कॉल करने वाले का नाम भी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई इस हफ्ते कॉलिंग नेम पर अपनी सिफारिशें जारी कर सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि अब ये जो भी कॉल आएगी उसमें आपको डिस्प्ले होगा नाम। अब कुछ प्राइवेट ऐप्स ऐसी फैसिलिटी देते थे, लेकिन अगर ये आपके इनबिल्ट सिस्टम का ये हिस्सा बन जाए जहां सभी ऑपरेटरों को ये मिलने लगे सुविधा, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है फिर कंज्यूमर्स के लिए। देखिए, सरकार चाहती है कि साइबर अपराध और स्पैम को कम किया जा सके। इसके लिए पिछले साल दूरसंचार विभाग ने ट्राई से पूछा था कि क्या कॉल करने वाले उपभोक्ता का नंबर के साथ साथ नाम भी दिखाया जा सकता है। तो ट्राई ने सभी स्टेक होल्डर्स की नवंबर में इस पर राय मांगी थी। मार्च में सभी स्टेक होल्डर के साथ इसके ऊपर एक चर्चा भी हुई थी। उसके बाद जब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, ट्राई ने इस पर अपना काम पूरा कर लिया और जल्दी अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप सकता है। ट्राई ये मैंडेट कर सकता है कि जो भी बल्क नंबर लेने वाली कंपनियां हैं या जो टेलीमार्केटिंग कंपनियां, उनका नाम डिस्प्ले किया जाए। और इतना ही नहीं, जो टेलीकॉम कंपनियां वो सब्सक्रिप्शन के आधार पर नाम दिखाने की सर्विस शुरू कर सकती है। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कॉल कौन कर रहा है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले टेलीकॉम कंपनियों की सेवा के साथ, उसके बाद ही आपको नाम देखने को मिलेगा। अभी ट्रू कॉलर जैसे ऐप इस सर्विस को देते हैं, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्राई की सिफारिशों के बाद नए तरीके से नया डाटा का इस्तेमाल करते हुए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कॉल कौन कर रहा है। इससे आप फ्रॉड और स्पैम दोनों से बच सकते हैं। जी असीम, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। 411 किलोमीटर की दूरी ये मात्र 5.5 घंटे में तय करेगी। बीच में 4 स्टेशन कवर होंगे। गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आना जाना और तेज हो जाएगा। और सबसे अहम बात, इससे पर्यटन और व्यापार से बनने वाले रोजगार बढ़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं, लेकिन इससे पहले देश की राजनीति में इतनी खटास अब तक कभी देखने को नहीं मिली। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन अब कहानी मतभेद से मनभेद तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर राजनीति में मनभेद, आज का आवाज अड्डा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने NVS-01 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक आज लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से NVS-01 सैटेलाइट को GSLV F-12 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। NVS-01 सैटेलाइट का वजन 2000 किलो से ज्यादा है। यह सैटेलाइट भारत की नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करेगी और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसपे अब तक भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना रहता था, अब वो भारत इस सैटेलाइट के जरिए खुद कर पाएगा। खासतौर पे हमारे जो सशस्त्र बल हैं और उनको जिस तरह की जानकारियां चाहिए होती हैं, वो इस सैटेलाइट के जरिए अब मिलना आसान होगी।
और अब बात आईपीएल की। गुजरात और चेन्नई के बीच होने वाला आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। 16वें सीजन का फाइनल मैच अहमदाबाद में है। रविवार यानी कल अहमदाबाद में शाम से तेज बारिश के चलते पहले दिन मतलब कि जो मेन मुख्य दिन था उसका खेल रद्द हो गया था। इस कारण से मैच अब रिजर्व डे यानी आज शिफ्ट किया गया। अगर बारिश के कारण आज भी मैच रद्द हुआ, जिसकी आशंका है, तो लीग में टॉप पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। दर्शकों के लिए बता दें कि रविवार के फाइनल मैच का टिकट खरीदने वाले दर्शकों को कोई नया टिकट इशू नहीं होगा। फिजिकल टिकट रखने वाले दर्शक कल के ही टिकट पर आज स्टेडियम में एंट्री कर पाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने आज स्वदेश एक्सपीरियंस सेंटर के शिल्पकारों और कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई में देश की अलग अलग पारंपरिक कलाओं को शोकेस करने के लिए स्वदेश एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है। कल्चरल सेंटर में आने वाले विजिटर्स से एक्सपीरियंस जोन काफ़ी प्यार और सराहना उसको मिल रही है। स्वदेश जोन अब सभी विजिटर्स के एक्सपीरियंस और सपोर्ट के लिए उपलब्ध है। यहाँ पहुंचकर नीता अंबानी ने आर्टिजन्स से बात की और उनके काम करने के तरीकों को देखा। नीता अंबानी ने कला की जटिलता की चर्चा की और शिल्पकारों से मिलकर खुशी जताई। Oh, how lovely. This is blue pottery tile and blue pottery beads, and this is a patwa craft. I'm trying my